नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2012 का एग्ज़ाम। रीट पात्रता का 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर 2012 को, इसमें एसएसटी के हम 60 क्वेश्चनों को आज की क्लास में करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों? भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है, यह महत्वपूर्ण रहा था। यह क्यों रहा था महत्वपूर्ण? क्योंकि इस समय सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। डी नंबर ऑप्शन। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने के नेतृत्व में दयाराम साहनी महादो स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? सबसे पहला इसमें कथन है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। तो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों की पुष्टि हुई, न्याय के संस्कारों का ह्रास हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो वैदिक संस्कृति की देन है, तो ये सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, यह भी सत्य है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, यह भी सत्य है। ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख लक्षण कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का वास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक सुविधाओं का अभाव, इन सब के कारण तो शहरीकरण हुआ, लेकिन बढ़ती महंगाई शहरीकरण का कारण नहीं है। शहरीकरण के कारणों में कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या और आवश्यक सुविधाओं का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? कौन सी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पा कालीन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए जो समकालीन होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुत्तलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, तो ये सही है। दूसरा कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व मांगों का समर्थन किया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया था, यह भी सत्य है। चौथा कि ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया था। तो रूढ़िवादी विचारों का समर्थन नहीं किया, बल्कि पुरुषों की रूढ़िवादिता विचारधारा थी, उसकी आलोचना की थी इसमें। तो डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में सत्य नहीं है। ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन न कर महिलाओं के प्रति पुरुषों की रूढ़िवादी विचारधारा की कटु आलोचना की है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सवाल उठाया कि स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान है जो राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तथा समाज एवं राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उसका कथन था कि कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान है जो राजा की भूमि जोतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था?
कौन से चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था? तो यह किया था आदित्य प्रथम ने। विद्यालय चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आदित्य प्रथम विद्यालय का पुत्र है। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश था जिसने राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया था? तो यह किया था चोलों ने। दक्षिणी भारत के चोल राजवंश के राष्ट्र को राज्य को राष्ट्र, कोटम और ग्राम में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? कन्हेरी विश्वविद्यालय किस राजवंश के समय प्रसिद्ध हुआ था? पल्लवों के समय। पल्लव राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में? रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में? बिहार में। ए नंबर ऑप्शन। रामपुरा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन थे? निम्बार्क। सी नंबर ऑप्शन। निम्बार्क सगुण भक्ति के प्रचारक थे, जबकि कबीर, नानक एवं दादू निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कि बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनाई थी। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी, यह 1569 में की थी, ना कि 1585 के बाद। बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ताउस बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ताउस बनाया था, यह भी सही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1569 में की थी। बीजापुर में इब्राहिम रोजा का निर्माण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु थी 57 वर्ष। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1597 में हुई थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप का जीवन काल 57 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? 13%। अंग्रेज नीतियों के फलस्वरूप सूती कपड़े का निर्यात में हिस्सा जहां 1800 ईस्वी में 30% था, वहीं 1870 में घटकर मात्र 13% रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं ने भी पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहित किया था। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक या प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन की लेखिका कौन थी? अमर जीवन किसके द्वारा लिखा गया था? रास सुंदरी देवी के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। रास सुंदरी देवी रास सुंदरी देवी के द्वारा अमर जीवन माई लाइफ आत्मकथा नामक पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक में महिलाओं के जागरण एवं सामाजिक सुधारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किसके द्वारा किया गया था? संसद, राज्यसभा, लोकसभा या संविधान? तो संविधान सभा के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष शब्दावली जो बाद में जोड़ा गया था,
इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो इसका प्रस्तावना या उद्देशिका में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के अधिकार बिल 1992, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, या कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42। बालकों के अधिकार बिल 1992 के अनुच्छेद 42 के अनुसार प्रत्येक बालक को उसे अपने अधिकार को जानने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये तीनों मौलिक अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार है जो ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। सी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें मतदान का अधिकार शामिल नहीं है। मतदान का एक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है। मूल कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 51 क है। मूल कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय संविधान संशोधन क्षेत्रीय संविधान संशोधन के द्वारा माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 51 क के रूप में शामिल किया गया। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। पहला कि चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद जो सिर्फ उच्चतम न्यायालय में उठाया जाता है, यह सही है। दूसरा है कि सभी विधायकों के मत मूल्य समान होते हैं, तो सभी विधायकों के मत मूल्य समान नहीं होते हैं, क्योंकि इन विधायकों का जो मत मूल्य तय किया जाता है यह उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। तो हर राज्य की विधायकों का जो मत मूल्य है ये अलग अलग होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। सांसदों के मत जो समान है ये सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकता। मनोनीत जो सदस्य है वह मतदान में भाग नहीं ले सकता, ये भी सही है। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है बी नंबर। सभी विधायकों के मत समान मूल्य, यह बात गलत है। राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है, साथ ही उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उसके बाद जो अंक आता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। तत्पश्चात जो अंक प्राप्त होता है उसे राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 को। 73वां संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया था। 50%। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का 50% लाभ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। महापौर। महापौर बी नंबर ऑप्शन।
राजस्थान में नगर निगम प्रमुख को महापौर, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति, नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 200। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जहां लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है? मैरियाना गर्त कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम से निम्नलिखित है। एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे जो छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो वायुमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों पृथ्वी के परिमंडल है। ओजोन है जो पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। पृथ्वी का परिमंडल में वायुमंडल है, स्थलमंडल है और जैवमंडल है। ओजोन मंडल है जो पृथ्वी पर नहीं, समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर एक किसका उदाहरण है? तो यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षय, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन। अपक्षय व अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? इसमें से कौन सा जो धात्विक खनिज नहीं है? तो बॉक्साइट, क्रोमामाइट, क्रोक्रोमाइट और तांबा, ये तीनों धात्विक खनिज है। अभ्रक, अभ्रक है जो अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। खनिज तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, लैंड, टिन, बॉक्साइट, सोना और चांदी। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में अभ्रक है, लवण है, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। वहीं ऊर्जा खनिज में कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ संसाधनों के प्रकार दे रखे हैं और सामने उनके उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहले अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक गैस है, यह अनवीकरणीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन और सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है, बल्कि तांबा जो विश्व के कुछ भागों में पाया जाता है। सर्वव्यापक संसाधन वो जो सभी जगह पाया जाता है, तो तांबा सभी जगह नहीं पाया जाता, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। इसके तहत संसाधनों को युक्तिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, नगरीकरण। तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण, ये दोनों ही कारण है जो वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि कौन से किस प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मानसूनी प्रदेश में।
विश्व में गहन निर्वाह कृषि का सर्वाधिक प्रचलन मानसूनी प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर कृषि की उत्पादकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भू आकार विश्व के छत के नाम से जाना जाता है? कौन सा भू आकार है जो विश्व के छत के नाम से जाना जाता है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती है? भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती है? तो पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम इन दोनों में ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो काल वैसाखी हवाएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो याक पशु में मिलता है लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में याक पशु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादकता इकाई है? निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जो एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? ऋषिकेश में। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नामक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की कंपनी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो यह जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत जल विभाजक का कार्य करती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत जल विधि है? टांका। डी नंबर ऑप्शन। टांका राजस्थान में वर्षा जल संग्रह करने की परंपरागत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा ताप ऊर्जा केंद्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले में जो छबड़ा ताप ऊर्जा केंद्र स्थित है? 12 में। बी नंबर ऑप्शन। छबड़ा ताप ऊर्जा केंद्र राजस्थान के 12 जिले के चौकी मोतीपुरा गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योगों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके स्थान दे रखे हैं। सबसे पहला हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। हिंदुस्तान मशीन टूल है जो अजमेर में स्थापित है, यह सही है। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कि बॉल बीरिंग जो अलवर में नहीं है बल्कि बॉल बीरिंग जो जयपुर में स्थापित है। सीमेंट मोडक और विद्युत मीटर है जो जयपुर में। A C D सही है, बी नंबर इसका गलत होगा। बॉल बीरिंग अलवर में नहीं होकर जयपुर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में, बॉल बीरिंग जयपुर में, सीमेंट मोडक में और विद्युत मीटर जो जयपुर में। राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। ए नंबर ऑप्शन। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था? 1961 में। ए नंबर ऑप्शन। राजस्थान में विरासत के संरक्षण के लिए स्मारक पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम वर्ष 1961 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालद क्या है? बालद क्या है? तो बालद है बिणजारों का वह बैल समूह जिसके पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है।
भिंडजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, जिसे बालद कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ था, ये सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया। तो इन्होंने अपना जीवन जो किसान के रूप में शुरू नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन है जो इनका गलत है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात जो नौकरी की थी, ना कि कृषि का कार्य किया था। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सी नंबर है कि वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे थे, ये सत्य है। डी नंबर ऑप्शन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात वृहत्तर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये वृहत्तर भारत के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि संयुक्त राजस्थान के वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था, 18 अप्रैल 1948 को जिसका गठन किया गया था। इस तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, वृहत राजस्थान के नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन बी इसमें गलत होगा। जननायक माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजोलिया, भीलवाड़ा, राजस्थान में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में प्रारंभ न कर शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी कर ली। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अमूल्य धरोहर, साहित्यिक धरोहर, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? वातारी फुलवारी जो कितने खंडों में? तो वातारी फुलवारी जो 14 खंडों में है। यहाँ ऑप्शन में 8, 12, 10 और 16 है। 14 ऑप्शन है नहीं, इसलिए इस प्रश्न को जो डिलीट किया गया था। राजस्थान की अमूल्य धरोहर वातारी फुलवारी 14 खंडों में उपलब्ध है, जिसकी रचना विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ का जो ऐतिहासिक स्थल है, यह राजस्थान के कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। डी नंबर ऑप्शन। राजस्थान विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। राजस्थान विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राज्य सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। सी नंबर ऑप्शन। मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। ए और सी दोनों हैं जो इसके राइट होंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता स्थिति, बनावट, स्थान तथा प्रदर्शन की सुविधा होने, ताकि शिक्षक सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु के अनुरूप प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, क्या होता है? ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति। ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति। डी नंबर ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान से बालक में सामाजिक चेतना का विकास होता है, मानसिक चिंतन स्तर का भी विकास होता है। इससे बालक में ज्ञान, कुशलता तथा अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? छोटे कक्षा कक्ष होना, छात्र अध्यापक अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो चारों ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्याएं हैं। तो चारों ऑप्शन इसमें राइट होंगे। छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र आदि अनुपात में वृद्धि, अशिक्षित शिक्षक, पुस्तकालय की कमी सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजन का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजन का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? उत्पादन परियोजनाएं। सी नंबर ऑप्शन। थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालय के लिए उत्पादक परियोजना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ज्ञान की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता और निदानात्मक। ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। नकारात्मकता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता उसकी वैधता, विश्वसनीयता और निदानात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है अनुभविक साक्ष्य के लिए। बी नंबर ऑप्शन। अनुभविक साक्ष्य के लिए सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाता है क्योंकि अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालकों को अधिक समय तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? सामाजिक विज्ञान में कौन से प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री सामाजिक विज्ञान में सबसे उपयुक्त सामग्री होती है। इससे सामाजिक विज्ञान विषय को समझने में आसानी तथा स्पष्टता होती है। तो ये था 2012 का रीट का सामाजिक अध्ययन का पेपर जिसके 60 क्वेश्चन हमने किए। कल हमारी एक और क्लास होगी, उसके साथ ही सामाजिक अध्ययन के यानी कि रीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। कल हम एक क्लास करेंगे जिसके अंदर 2011 की वैकेंसी का पेपर करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक और क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।